शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा विषय है बच्चे, वो कई दिनों से जो लंबा विषय चल गया, काफी वर्ण का टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। बच्चे, इस विषय में कुछ एक दो बातें मेरी ओर से भी बतानी बाकी रह गई थी, और कुछ एक दो बच्चे का फोन आया जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछा कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैडम हमें बताइए। व्यंजन गुच्छ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें खोलकर बताइए। ये बातें उनके दिमाग में कुछ संशय में है, वो इसको लेकर। बड़ी खुशी हुई जब बच्चों ने फोन किया। हमें ऐसे पता चला कि कुछ बच्चे तो वास्तव में बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनमें 2 से 3 बातें और हैं, और सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ। वर्ण पर काफी लंबा हमारा विषय हो चुका है और जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि वर्ण का जो टॉपिक होता है वो एक भाषा के लिए एक नींव की तरह काम करता है। जैसे मकान के लिए नींव जरूरी होती है ना, पूरी मजबूत होना, तो किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए उसकी जो वर्णमाला होती है उसको अच्छे से सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन गुच्छ के ऊपर। वर्ण का टॉपिक है व्यंजन गुच्छ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कि जो व्यंजन गुच्छ होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है संयुक्त व्यंजन गुच्छ, एक होता है संपृक्त व्यंजन गुच्छ, और एक होता है आपका युग्मक, या इसका एक दूसरा नाम भी है द्वित्व। व्यंजन गुच्छ का मतलब है कि जिसमें व्यंजन गुच्छों के रूप में आए। गुच्छों का मतलब है जिसके बीच में, आपको पता है बच्चे, हर व्यंजन के अंदर अगर हम उसको हलंत ना करें तो हर व्यंजन के अंदर एक स्वर भी होता है। अगर इसके नीचे हलंत नहीं है तो क के अंदर अ भी है। तो व्यंजन गुच्छ वो होता है जहां पर व्यंजन और व्यंजन के बीच में कुछ अलग से ना आए, कोई स्वर ना आए, उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जो व्यंजन गुच्छ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयुक्त, एक होता है संपृक्त, और एक होता है युग्मक। अब इन तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि व्यंजन गुच्छ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर ना आए और हर व्यंजन के अंदर स्वर ऑलरेडी रहते हैं। आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि अगर हलंत नहीं है तो इसके अंदर क्या है? स्वर है। अब इन तीनों में सबसे पहले अंतर, जैसे हम लिखते हैं प्रय। प्रय की बात करें, अगर प्रकार शब्द लिखा हुआ है तो अगर इसको हम तोड़कर देखेंगे तो पै है इसके अंदर, और इसके अंदर रै है, और इसके अंदर अ है। इतने इतने का तोड़कर हमने देखा है। अब इसके बाद अगर तोड़ेंगे तो इसके बाद क्या है? क। यहाँ पर क्या आ गया? स्वर। यहाँ संपृक्त वो नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त व्यंजन कुछ नहीं है, बल्कि संयुक्त व्यंजन कुछ कहाँ है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि पै और रै के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है? संयुक्त व्यंजन कुछ हो गया है। अब बात करते हैं हम संपृक्त की। थोड़ा सा और इसको अलग करके दिखाती हूँ मैं। जैसे हम शब्द लिखें कंबल। अगर कंबल को तोड़कर देखेंगे, क के बाद अ के बाद म, और म के बाद ब, और ब के बाद अ है। अगर यहाँ हम तो देखें कि व्यंजन गुच्छ कहाँ पर है, तो व्यंजन गुच्छ यहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अब यहाँ भी व्यंजन गुच्छ है और यहाँ भी व्यंजन गुच्छ है। अंतर क्या है? ये संपृक्त क्यों है, ये संयुक्त क्यों है? इस बात को जानने के लिए कि अगर संपृक्त व्यंजन गुच्छ होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, संयुक्त व्यंजन गुच्छ की डेफिनेशन क्या होगी? वो क्या होगी कि जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में ही व्यंजन गुच्छ आए उसे संयुक्त व्यंजन गुच्छ कहते हैं, और जब किसी भी शब्द के बीच में आए व्यंजन गुच्छ उसे संपृक्त व्यंजन गुच्छ कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे और उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, डंडा है, गंगा है,
या गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे व्यंजन गुच्छ है। जैसे संतोष लिख सकते हैं हम संतोष, यहाँ पर भी क्या होगा, संपृक्त व्यंजन गुच्छ होगा। और जहां प्रारंभ में ही ऐसे शब्द आ जाए जिसके अंदर व्यंजन गुच्छ हो तो उसे संयुक्त व्यंजन गुच्छ, जहां मध्य में आ जाए उसे संपृक्त व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो बातें मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा है हमारा युग्मक या द्वित्व। युग्मक और द्वित्व क्या होता है कि जब स्वरों का गुच्छा एक साथ आ जाए और दोनों स्वर एक जैसे हो, जैसे सॉरी स्वर में व्यंजन, दोनों व्यंजन एक जैसे हो, जैसे दिल्ली, जैसे कच्चा, जैसे पक्का, जैसे गत्ता, जैसे बिल्ली। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, द्वित्व क्यों कहा जा रहा है, दो 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 दो, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, युग्म। युग्म भी जोड़े को बोलते हैं, द्वित्व भी दो होते हैं कि जहां इस प्रकार से आए इसे द्वित्व व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। इसे संपृक्त व्यंजन गुच्छ कहा जाता है जिसमें मध्य में आ जाए। जैसे संतोष अगर नय को और तय को करेंगे तो इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए कौन सा व्यंजन गुच्छ है, संपृक्त व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में ही आ जाए, जैसे प्रतीक्षा, जैसे आप कह सकते हैं प्रिया, यहाँ पर इन शब्दों के अंदर क्या माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा संयुक्त व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको जो व्यंजन गुच्छ वाली जो बात है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, दो व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर का ना आना व्यंजन गुच्छ कहलाता है। व्यंजन गुच्छ तीन प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन गुच्छ उसे कहते हैं जो प्रारंभ में ही व्यंजन गुच्छ आए जहां बीच में स्वर ना हो। संपृक्त व्यंजन गुच्छ जो मध्य में आ जाए। युग्मक व्यंजन गुच्छ जहां जो दो व्यंजन है वो एक साथ आ जाए, जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, कच्चा है, पक्का है, इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं बच्चे, बहुत लंबी वीडियो आज नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि काफी वीडियो इसके ऊपर बन चुकी है। केवल 3 शब्दों के बारे में मैं और आपको समझाना चाहूंगी कि वो 3 शब्द होते क्या हैं। एक शब्द आएगा बलाघात। बलाघात, बलाघात किसे कहते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। बल आघात, एक साथ किसी एक वर्ण पर या किसी एक शब्द पर बल देना बलाघात कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे ये वर्ण अक्षर के ऊपर भी बलाघात हो सकता है, ये शब्द के ऊपर भी बलाघात हो सकता है, और किसी एक वर्ण पर या किसी एक अक्षर पर या किसी एक शब्द के ऊपर ज्यादा बल देना, अन्य शब्दों की अपेक्षा ज्यादा बल देना ही बलाघात कहलाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूं, मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे बल देने पर फर्क पड़ेगा, मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैं आपसे कह रही हूं मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। अगर मैं मेरे पिताजी पे जोर लगा रही हूँ, मैं यहाँ बल दे रही हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पिताजी ने दिए हैं, मेरी माता ने, मेरी दादी ने, किसी अन्य ने नहीं दिए। दूसरी बात, अगर मेरे पिताजी को मैं हल्का छोड़कर मुझे पर जोर दूं, मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, इसका मतलब ये हुआ कि केवल मुझे दिए हैं, मेरे भाई को भी नहीं दिए, मेरी बहन को भी नहीं दिए हैं। तीसरी बात, यहाँ भी ना दे, यहाँ भी ना दे, हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। फिर क्या होगा कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो फिर क्या हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 ही रुपए दिए हैं, ना मुझे 50 दिए हैं और ना ही मुझे 500 दिए हैं। तो इस प्रकार से इसे बलाघात कहते हैं। किसी भी शब्द पर अगर हम यहाँ पिताजी पर जोर दे रहे हैं तो ये इसको यहाँ पर कि पिताजी ने दिए हैं, इसका अर्थ कुछ और हो गया। अगर हम मुझे पर जोर दे रहे हैं तो इसी वाक्य का अर्थ अलग हो गया।
तो आप समझ सकते, जैसे और उदाहरण लेते हैं, मैं आज रामायण पढ़ूंगी। मैं आज रामायण पढ़ूंगी। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं मैं आज रामायण पढ़ूंगी, अगर मैं जोड़ दूं मैं पे, तो इसका मतलब मैं पढ़ूंगी, कोई और नहीं पढ़ेगा। मैं आज रामायण पढ़ूंगी कि कल तुमने पढ़ी थी, आज मैं पढ़ रही हूँ। दूसरा, अगर हम आज पर जोड़ दें, मैं आज रामायण पढ़ूंगी, यानी कि कल तो मैंने नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ रही हूँ। बात समझ में आ रही है? तीसरा, अगर हम रामायण पर जोड़ दें, मैं आज रामायण पढ़ूंगी कि कल तो मैंने महाभारत पढ़ी थी, आज मैं क्या पढ़ूंगी? रामायण। चौथा, अगर मैं पढ़ूंगी पे जोड़ दूं, मैं आज रामायण पढ़ूंगी, पढ़ूंगी पे जोड़ दिया तो इसका मतलब कल तो मैंने देखी थी और आज मैं इसे पढ़ रही हूँ। बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। डेफिनेशंस लिखने की बात है तो बोलते समय किन्हीं शब्दों या अक्षरों पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। कि बोलते समय जो अक्षरों या शब्दों पर बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। आगे मैं चलती हूँ, एक शब्द और है अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं? आपकी व्याकरण के अंदर जब भी आप व्याकरण की तैयारी करोगे, वर्ड का टॉपिक जहां दिया मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनुतान किसे कहते हैं। आपके भविष्य में भी काम आने वाली बातें हैं। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप ये बातें समझा सकते हैं कि बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे कैसे कैसे होगी ये बात? जैसे मैं बोल रही हूं कि जैसे आप कहें कि उदाहरण लिखती हूं मैं, राम, हम लिखते हैं रामफल अध्यापक है। ठीक है, रामफल अध्यापक है। अब रामफल अध्यापक है, ठीक है, रामफल अध्यापक है। दूसरा, इसको हम ऐसे बोले रामफल अध्यापक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ना मतलब आश्चर्य वाली बात, आश्चर्य इसके अंदर। रामफल अध्यापक है क्या है? साधारण वाक्य है। अगर हम कहें रामफल अध्यापक है, इसका मतलब क्या हो गया? विस्मयादिबोधक वाली बात। क्या हो गया? विस्मय, यानी कि स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण। जैसे एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, हम एक शब्द का लेते हैं, जैसे अच्छा है। अच्छा, एक तो कहें अच्छा, हम आमतौर पर किसी भी बात को लेकर बोलते हैं अच्छा। एक तो होगा अच्छा कि हाँ ये काम कैसा है? अच्छा है। एक अच्छा, इसमें ये जो शब्दों का उतार चढ़ाव है, अच्छा का मतलब कि अच्छा बिल्कुल नेगेटिव के अंदर इसका चला गया है। तो जो भी हम बोलते इसमें, जैसे कोई बच्चा ना बहुत ही नालायक है और स्कूल से खबर आई कि मोहन पास हो गया, और उसके घर वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मोहन के पास होने की। जैसे ही किसी ने बताया कि मोहन पास हो गया, तो साधारण वाक्य, और वो आप कैसे गए मोहन पास हो गया, तो इसके अंदर क्या हो गया? विस्मय। और तीसरा मोहन पास हो गया। अगर आगे से बिल्कुल ऐसे करें तो इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं कि मोहन पास हो गया। इसका मतलब क्या मोहन पास हो गया, यानी कि इसी वाक्य को हमारे बोलने के, हमारे सुर के उतार चढ़ाव के अनुसार ही इसका जो अर्थ वो बदल जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुतान। की बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। अब
सेंटेंस एक ही है कि मोहन पास हो गए, साधारण वाक्य भी है। अगर हम इसको ऐसे बोले कि मोहन पास हो गया, तो ये क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या मोहन पास हो गया, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल था। समझ आ गई ये बात? तो इसे क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। तीसरा और एक लास्ट मेरी ओर से बात जो बतानी आपको बाकी है वो है बच्चे संगम। संगम किसे कहते हैं? संगम क्या होता है? जैसे मैं सीधा आपके सामने एक उदाहरण लिखती हूँ, राम बाल कथा। अब आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है राम बाल कथा। सेंटेंस ही कह सकते राम बाल कथा। अगर इसको मैं से लिखूं राम बालक था, आपके सामने दिखाई दे रहा है अक्षर वही लिखे हैं मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया है इसके साथ इसको जोड़ दिया है और इसको बीच में से इसके मैंने गैप दे दिया है, यही अंतर किया ना। तो इसी को संगम कहते हैं कि बोलते समय शब्दों के बीच में जो मौन रहता है उस मौन को ही संगम कहा जाता है। बोलते समय शब्दों के बीच के मौन को संगम कहते हैं। यानी कि अगर हम यूं कहें राम बाल कथा और एक हम यूं बोले राम बालक था, अगर हम मौन यहाँ पर कर देंगे तो इसका मतलब कुछ और है और अगर हम यहाँ करेंगे तो इसका मतलब कुछ और है। जैसे आजकल कोरोना के कारण सब कुछ क्या चला है, बंद ही चला है। जैसे कॉलेज बंद रहा, कॉलेज बंद रहा, कोरोना के कारण कॉलेज बंद रहा। अगर कॉलेज के सामने कॉलेज बंदर, अगर यहां से इस मौन को यहां पर कम कर दे तो क्या आ जाएगा, कॉलेज बंदर रहा या कॉलेज बंद रहा था। ऐसे हम करेंगे तो कॉलेज बंदर था, कॉलेज बंदर था। या हम इसको रहा था नहीं, हम कहेंगे यहाँ पर रखा, कॉलेज बंद रखा गया। इस प्रकार से करें। देखो कॉलेज कोरोना के कारण कॉलेज बंद रखा गया। अगर हम इस शंकांक को यहाँ पर ऐसे कर दें कि कॉलेज बंद खा गया, अगर हम इस मौन को यहाँ कर देंगे तो इसे ही संगम कहा जाता है कि दो शब्दों के बीच में जो मौन होता है अगर हम इसको यहाँ पर ना करके यहाँ पर कर देंगे, श्रेय के बाद करेंगे तो आपका मतलब क्या होगा, कॉलेज बंदर खा गया। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। आशा करती हूँ कि आज जो मेरे द्वारा तुम्हें बातें बताई गई है ये जरूर समझ में आ गई होगी। दो ही बातें मैंने आज बताई हैं, एक बताई है व्यंजन गुच्छ के बारे में, 3 प्रकार का होता है, संप्रयुक्त होता है, संयुक्त होता है, द्वित्व व्यंजन या युग्मक होते हैं। अगर प्रारंभ में हो तो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन गुच्छ होता है, अगर बीच में हो तो संप्रयुक्त होता है और लास्ट में हो तो द्वित्व होता है। एक और 3 बातें और मैंने छोटी छोटी बताई है, एक संगम जो बीच में मौन हो, एक बताया अनुतान जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, जैसे क्या कि जैसे सुरेश पास हो गया, तो इस प्रकार से। और बलाघात किसी भी एक शब्द या किसी एक अक्षर के ऊपर बल दिया जाना ही क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है। आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे आप बड़े ही अच्छे दिनों में आपका जन्म हुआ है, सौभाग्यशाली है जब लड़कियों को लड़कों के बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। नहीं तो याद कीजिए उन दिनों को जब आपकी दादी नानियां जब हुआ करती थी, उन्हें बराबर का अधिकार तो क्या कानाफूसी में बात करती थी, घूंघट में से सांस लेने की भी परमिशन नहीं होती थी उन लोगों को। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
कि आपको अपने भाइयों के बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, और उन अधिकारों का फायदा उठाकर आप इतने जी जान से तैयारी करें कि आप बड़े बड़े पदों पर जाएं, मेहनत करें, लगन के साथ तैयारी करें, और तभी वास्तव में औरत की एक बराबर की जो भूमिका है वो समाज के अंदर हो पाएगी, ये जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। और आज के जमाने में पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपको समाज में बराबर का अधिकार देकर आपको पढ़ने के लिए स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर भेजा जा रहा है। उस चीज का फायदा उठाइए, समाज में अपनी जो भूमिका है उसको निभाने के योग्य बनिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।